नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुषपाल। सबसे पहले आपको बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। बस्ती के बाद गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नई कार्यकारिणी का उनकी ओर से गठन किया गया है। पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए यहां पर यह कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। कार्यकारिणी सदस्यों ने भी शपथ ली है। तो श्री चित्रगुप्त मंदिर की कार्यकारिणी की शपथ देखने को मिली है। पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए यहां पर यह पूरा के पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यकारिणी सदस्यों ने भी शपथ ली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस्ती के बाद गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और जब लोग ये बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम की करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की विशिष्ट शैली जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास यहां रचने का काम किया था। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे। और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा, उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है। शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिखाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिखाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी दिखाया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, और मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने भी। यानी कोई ऐसा दौर नहीं जब इस समाज ने देश के लिए बहुत कुछ न किया हो, बहुत कुछ योगदान न दिया हो। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर के पूरे प्रदेश में कई तरह के काम कर रही है, जिसमें शिक्षण संस्थानों को खोले जाना से लेकर के तमाम नीतियों पर काम करना। इसी को लेकर के प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का उद्घाटन किया है और सरस्वती विद्या मंदिर का भूमि पूजन करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से शिक्षा को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर रहे। यहां पर बसहवा गांव में सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। नया विद्यालय भवन बस्ती के शैक्षिक विकास में एक अहम कदम है और ये छात्रों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध सर्वांगीण नागरिकों के निर्माण के इस मिशन की निरंतरता का प्रतीक है। ये समारोह केवल आधारशिला रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे भावी नेताओं को विकसित करने के बारे में है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और वैश्विक कल्याण में योगदान देंगे। लेकिन बिना सरकार की सहायता के अपने दम पर
अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही हैं इसकी परवाह के बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के और संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। विद्या भारत के एक प्रकल्प का भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम भाग्य के भरोसे छोड़े हुए हैं, जिसे बीमारू कहा जाता था। आज वही उत्तर प्रदेश विकास का इंजन बन गया है। आज से 400 वर्ष पहले भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना क्या? याद रखना, जब हम बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो हम लोग चूक जाते हैं। कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी प्रबंधन होता है, कोई भी सरकार होती है, कोई भी कारपोरेट घराना होता है, वह सबसे पहले वर्ष भर की अपनी प्लानिंग करता है। वर्ष भर की प्लानिंग के बाद फिर आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करता है। लघु अवधि के क्या होंगे, मध्यम अवधि के क्या होंगे, दीर्घ अवधि के क्या होंगे। ये प्लानिंग इसलिए, इस प्लानिंग के माध्यम से हम आगे के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन्हें प्राप्त करके हम स्वयं तो सशक्त होंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी को या अपने प्रतिष्ठान को, अपने संस्थान को समर्थ भी बना पाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास होता है। आप देखते होंगे सरकार हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार के बजट में एक विजन होता है। विजन क्या होता है? सरकार के बजट का विजन होता है हमें एक वर्ष के लिए तो कार्यक्रम बनाने ही होते हैं। एक वर्ष के बाद 5 वर्ष के लिए क्या, आगामी 10 वर्ष के लिए क्या, आगामी 25 वर्ष की क्या योजना इस बजट में होगी, यह भी उसके साथ तय करना होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 25 वर्ष की एक रूपरेखा 2022 में तय की थी। बता दें कि यहाँ पर पढ़ने वाले साथ ही संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा भी मिलेगी। सरस्वती विद्या मंदिर अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से पढ़कर छात्र छात्राएं देश के अग्रणी संस्थानों तक पहुँचते हैं और नेशन बिल्डिंग में एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं नेपाल में बीते दिनों इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद नेपाल में 2 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी थे। जेन-ज़ी का यह प्रदर्शन इतना उग्र रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं भारत में भी इस प्रदर्शन के बाद बलरामपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर क्या कुछ देखने को मिला है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 दिनों तक चले भयंकर विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार पड़ोसी मुल्क नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन प्रदर्शन के दूसरे दिन जेन-ज़ी का ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के निजी आवास और नेपाली संसद को भी आग के हवाले कर दिया गया। सवाल है कि जब सरकार बैकफुट पर है, पूरी संसद भंग हो गई है, तो वही अब भारत में भी इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। नेपाल में अब इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। इसको लेकर बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके कई रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं और उनका अब उनसे बात करना आसान होगा। मोबाइल पर प्रतिबंध लगने की वजह से हम लोगों को बात करने में, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी और सिस्टर की शादी हुई है नेपाल में, तो जब प्रतिबंध होगा तो बात करने में बहुत परेशानी होती है। अब प्रतिबंध हट जाने से हम लोगों को बहुत खुशी, क्योंकि हाल चाल वगैरह अपने रिश्तेदारों का बड़ी आसानी से मिल जाए। नेपाल के बॉर्डर पे है, यही बलरामपुर जरवा के पास। ये नेट की सेवा बंद हो जाने से नेपाल में हम लोगों की जो बातचीत थी, हमारी जो रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, रोटी और रोजी का जो सवाल है हमारे लोगों के, उस सब पे बड़ा प्रभाव पड़ा था। नेपाल में इसका काफ़ी आंदोलन हुआ था। अब नेपाल सरकार ने ये सेवाएं जो बहाल कर दिया है नेट की, इससे हम लोगों की जो दिक्कतें थी, जो हमारी परेशानियां थी, एक लोगों से बात नहीं कर पाते थे, हमारे रोजी और रोटी पर भी इसका प्रभाव था, रिश्तेदारियों वगैरह भी प्रभाव था, ये सब बहाल हो गया। इसका मैं स्वागत करता हूँ। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बलरामपुर की करीब 85 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ लगती है, जिस पर सुरक्षा पुख्ता है। कल जनपद बलरामपुर में नेपाल में हो रहे उत्पन्न हुए कंडीशन के परिप्रेक्ष्य में जनपद बलरामपुर की पुलिस सतर्क है और हम लोग जनपद बलरामपुर की जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच करती है, इसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर के आसपास है। इसमें कुल 5 थाने लगते हैं और हम लोगों ने वहाँ पे अपनी सतर्क दृष्टि बढ़ा दी है। इसमें 22 एसएसबी की चौकियाँ हैं, जहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है और पुलिस बल एसएसबी के लोगों के साथ मिलकर लगातार गश्त कर रही है और आसपास नजर रख रही है। हम लोग 5 थाना क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो अदर एजेंसीज नेपाल बॉर्डर पे काम कर रही है, सबके साथ समन्वय बनाकर हम लोग अभी सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। आसपास रह रहे लोगों की निगरानी भी ऑपरेशन कवच के माध्यम से लगातार पुलिस कर रही है और अभी के समय ऑपरेशन कवच के अंतर्गत भी जो ग्राम सुरक्षा समिति बनाई गई है, उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन पास किया गया है और उनको भी सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए बताया गया है और सभी एक्टिव स्टेट में हैं। हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और हम लोग जो एक्स्ट्रा पुलिस बल और पीएसी बल लगाया गया है और ड्रोन के मामले से पूरे बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं एसएसबी के साथ मिलकर। आपको बता दें कि ओली सरकार में नेपाली कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में थी, लेकिन पूरी कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे को एहतियातन बंद करते हुए सेना को सौंप दिया गया। नेपाल के आर्मी चीफ ने पूरे मामले में सख्त होते हुए कहा कि पीएम ओली के इस्तीफे के बाद ही माहौल शांत हो सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री केपी ओली जल्द से जल्द पद से इस्तीफा दे। हिंसा को बढ़ता देख आखिरकार पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा कि नेपाल में चल रहे इस हिंसक आंदोलन का क्या परिणाम निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मॉनसून सीजन में नदियों में उफान देखा जा रहा है, लेकिन इस बार ये उफान सामान्य से आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं, तो वहीं इन नदियों के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
गलियों में भरा पानी, मंदिरों में भरा पानी, घरों में समाया पानी, यमुना का रौद्र रूप। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन में अग्रणी आगरा की। यहाँ यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी इतना बढ़ गया है कि नदी की सीमा माने जाने वाले घाटों को पार कर अब ये पानी शहर के गलियारों तक पहुंच चुका है। रिहायशी इलाकों में लोगों को यमुना के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। घरों में लोगों का जहां एक और सामान खराब हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग घर की छतों पर रात बिताने को मजबूर हैं। मंदिरों में पानी भर चुका है और इस पानी के बीचों बीच कई लोग पूजा अर्चना करते देखे जा रहे हैं। इस जल भराव से आगरा के कैलाश क्षेत्र में लगभग 15 परिवार प्रभावित हैं, जिनके लिए दिन में 3 बार भोजन वितरित किया जा रहा है। ITI बालकेश्वर समेत 3-4 जगहों पर राहत केंद्र संचालित हैं, जहां 40 लोग पहुंच चुके हैं और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रशासन स्थिति को संभाल रहा है और लोगों से सहयोग करने और नदी के किनारे जाने से बचने की अपील की गई है। यमुना जी का स्तर 153.8 है सुबह का, एंड ये कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट है। और मथुरा में गोकुल बैरेज पे कांस्टेंट और घटने का भी सूचना मिली है। तो ये अभी ये कांस्टेंट है, तो आने वाले समय में इसका घटना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई आज के टाइम पे खतरे की कोई नहीं है, मगर आज के टाइम पे जो तटवर्ती इलाका है ज़रूर 1 फीट पानी घुसा है। इन सबके लिए हमने 16 बाढ़ शरणालय बनाया गया है, जिसमें वो एक बड़ी बाढ़ शरणालय बल्केश्वर ITI में भी है, तो उसमें लोग हैं। तो इसके अतिरिक्त देहात में भी जहाँ मीरपुर कानपुर एरिया उधर भी बाढ़ शरणालय बना, उसमें भी लोग हैं। तो देहात एरिया में अभी कोई ऐसा गांव में पानी आया नहीं, खेत में पानी है। इसके अतिरिक्त खेत का नुकसान के संबंध में सारे जब पानी उतर जाएगा, एक इसका आकलन करके इसको जो फीडिंग करके हम इसको कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी है कि सभी से मेरा अपील भी है कि नदी की तेज बहाव है, नदी को देखने में पुराने बिल्डिंग पे या नदी के बगल के जो बिल्डिंग है या पेड़ के ऊपर ना चढ़े, कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए सबसे अपील भी है। थैंक यू। कैलाश में यहाँ पे लगभग अभी आज की डेट में 15 परिवार प्रभावित हो चुके थे, जिसके लिए हम लोग 200 पैकेट पूरे टाइम 3 टाइम बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और हमारे 3-4 जगह रिलीफ सेंटर्स भी कार्यरत हैं। ITI बल्केश्वर में भी 40 लोग आज पहुंचे हैं, वहाँ पे भी उनको खाना दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है और हमारा अनुरोध यही है कि लोग भी सहयोग करें और किनारे पे ना जाएं नदी की, यही हमारी अपील है। पूरे जनपद की बात करें तो कितने कुछ परिवार को पहले मेहरा नारायणगंज में किए गए थे, 40 परिवार थे वो, लेकिन अब वो लोग अपने घरों में जा चुके हैं रिलेटिव्स के यहाँ। और यहाँ पर अभी कैलाश में जो 15 परिवार प्रभावित हैं वो लोग अभी कहीं शिफ्ट नहीं हुए, रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं। शेल्टर होम्स हमारे वर्किंग है, ITI बल्केश्वर है और ये कॉलेज था चौधरी वीरी सिंह, वहाँ पर भी हम लोग होके आए हैं। तो अभी वहाँ कोई नहीं है, लेकिन ITI में लोग पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारियां गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद के होटल में चल रहा था गंदा खेल, ये बड़ी जानकारियां सामने आई है। गाजियाबाद से ये पूरी की पूरी जानकारियां सामने आ रही है, जहां पर स्थानीय महिलाओं ने हंगामा किया है। स्थानीय महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है। होटल में सेक्स व्यापार का आरोप लगाया है। तो गाजियाबाद से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। गाजियाबाद के होटल में गंदा खेल चल रहा था। यहां पर स्थानीय महिलाओं ने हंगामा किया है। स्थानीय महिलाओं के हंगामे के बाद यहां पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन की जा रही है। होटल में सेक्स व्यापार का आरोप लगाया है। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से जांच पड़ताल लगातार जारी है। ग्रेटर गाजियाबाद का यह पूरा का पूरा मामला है। गाजियाबाद के होटल में ये खेल चल रहा था। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।